हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। जी हाँ, ऑपरेटर्स जो कि आप पहले से जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं, क्योंकि आप प्लस टू तक मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 प्लस 20 का आंसर क्या है, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है 20 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या है, आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर्स होते हैं। So what are operators? Sir, operators are special symbols that are used to perform specific task. Operators क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल जो कि स्पेशल टास्क के लिए काम में लाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कमिंग टू एनी ऑपरेटर, इफ आई आस्क यू what is the output और what is the value of 10 plus 20, क्या आप जानते हैं? of course आप जानते हैं। 10 plus 20 क्या होता है? सर 30 होता है। हम जानते हैं क्योंकि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं। बट यहां मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता रिजल्ट क्या है, यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि हमारा ऑपरेटर कौन है। सर दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर। ये क्या है? सर ऑपरेटर है। बट द बिग क्वेश्चन ओवर हियर इज, इस ऑपरेटर को कितनी वैल्यूज पर काम करवाया जा रहा है? हाउ मेनी वैल्यूज दिस ऑपरेटर इज वर्किंग अपॉन। ये ऑपरेटर कितनी वैल्यूज पर काम कर रहा है? सर 1 और 2 वैल्यूज पर काम कर रहा है। दैट इज सर कहानी ये आती है कि मैं आपसे पूछूं ये क्या है? सर दीज आर द ऑपरेंड्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेंड। तो जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, पिक्चर में क्या आता है? ऑपरेंड्स। कितनी वैल्यूज पर किसी ऑपरेटर्स को, कितनी वैल्यूज पर किसी ऑपरेटर को अप्लाई किया जा रहा है, दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। सर कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज पर काम करवाया जा रहा है। सो कैन आई से, यहां पर प्लस के लिए नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं? 2 ऑपरेंड हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर डिपेंडिंग अपॉन कितनी वैल्यूज पर एक ऑपरेटर काम कर रहा है। ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सर डिपेंडिंग अपॉन the number of operators in C programming can be categorized in 3 category. Sir, the first category is unary operators. And as the name signifies, it only work on single operand, that is only one operand. सिर्फ एक वैल्यू पर काम करते हैं, only one operand. Okay. Similarly, the second type of operators is binary operators. I hope अब तक सबको पता है कि बाइनरी, बाई का मतलब दो, और दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो 2 वैल्यूज पर काम करते हैं, या मैं कहूं 2 ऑपरेंड्स लेते हैं। ओके। एंड आपके लिए थोड़ा सा नया होगा सर, टर्नरी ऑपरेटर दैट इज ऐसे ऑपरेटर जो 3 वैल्यूज पर काम करते हैं, या मैं कहूं 3 ऑपरेंड्स पर काम करते हैं, 3 ऑपरेंड्स। ठीक है। ऑपरेटर्स कैन बी classified into 3 category depending upon either it takes 1 operand or 2 operand or 3 operand. So operators are of 3 categories: unary, binary and ternary. So one by one we will discuss all operators in C programming language. So let me start with the very first operator, that is called as assignment operator. And the sign is, how we used to represent assignment operator, it is equal to sign. Okay. असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वल टू से। सर अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों नीडेड है और असाइनमेंट ऑपरेटर
क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों नीडेड है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है हमें समझना पड़ेगा। ठीक है सर, हमने थोड़े बहुत प्रोग्राम अब तक देख लिए हैं। आपने कहा इंट a इज इक्वल टू 10, इससे क्या हुआ मेमोरी में, हम लोग अच्छे से जानते हैं इससे क्या हुआ मेमोरी में। इससे मेमोरी में एक ब्लॉक बना, इसका एक एड्रेस होगा, इस लोकेशन का एक नाम हो गया जिसे हम कहते हैं नेम्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर या वेरिएबल, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 10। बट क्योंकि ये वेरिएबल है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। सो लेट अस सपोज नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 20। तो सर इज इट असाइनमेंट ऑपरेटर, आर वी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ओवर हियर? यस सर। तो सर असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है बेसिकली? सर असाइनमेंट ऑपरेटर का काम बड़ा सिंपल है, हम ये कह रहे हैं असाइन दिस वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को असाइन कर दो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है। असाइन दिस वैल्यू 20 टू द वेरिएबल और लोकेशन ए। दैट मीन्स जो भी इसकी पुरानी वैल्यू है हमने इसको अपडेट करके इसमें क्या कर दिया, 20 वैल्यू असाइन कर दी। सिंपल एज दैट सर, सबसे सिंपल काम असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब आराम से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम ये कर सकते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्या हम मैथमेटिक्स में ये कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, हमने पढ़ा है सर, सब कुछ पढ़ा है या नहीं? ऑफ कोर्स सर। ठीक है, क्या प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, तो दिस इज वैलिड। बट अगर मैं आपसे पूछूं कैन आई राइट b प्लस सी इज इक्वल टू ए, कैन आई राइट b प्लस सी इज इक्वल टू ए इन प्रोग्रामिंग? लेट्स सी सर लेट अस कंसीडर द सिनेरियो जहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं b एंड c, एक वेरिएबल b है एक वेरिएबल c है, एंड लेट अस एज्यूम इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं 20 एंड 10, और एक वेरिएबल है a। अब इस ऑपरेशन को कैसे समझाऊं? सर इक्वल टू ऑपरेटर ये कहता है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है 30, उसे असाइन कर दो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है। लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का सम है। तो कंपाइलर, थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करिएगा, क्या कंपाइलर कुछ ऐसे सोचेगा कि यार इस 30 की जगह 1 और 29 रख देते हैं, 2 इसमें रख देते हैं, 28 इसमें रख देते हैं, 3 इसमें रख देते हैं, 27 इसमें रख देते हैं? पागल हो जाएगा कंपाइलर भैया। सो इज इट अ वैलिड असाइनमेंट? नो सर, इट इज इनवैलिड असाइनमेंट। डन। तो सर अगर आप मुझसे बोलेंगे कि इक्वल टू ऑपरेटर कैसा होता है, तो मैं कहूंगा इक्वल टू ऑपरेटर कुछ ऐसा होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है सर, RHS में क्या क्या हो सकता है? सर क्या RHS में कोई कांस्टेंट लिटरल हो सकता है? कांस्टेंट लिटरल मतलब बेटा, कांस्टेंट या लिटरल का मतलब जैसे आपने 10 रखा, ठीक है, जैसे आपने 10 रखा, क्या पॉसिबल है 10 हो सकता है RHS में? बिल्कुल हो सकता है, यहां आपने दिया। सर क्या RHS में कोई एक्सप्रेशन हो सकता है? एक्सप्रेशन समझते हैं ना, जैसे आप कहते हैं b प्लस सी इंटू डी, दिस इज एन एक्सप्रेशन। क्या RHS में एक्सप्रेशन अलाउड है? यस सर, RHS में एक्सप्रेशन अलाउड है। क्या RHS में कोई वेरिएबल हो सकता है? क्या RHS में कोई वेरिएबल हो सकता है? मेरे हिसाब से तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आपने कहा इंट a इज इक्वल टू 10 और आपने कहा इंट b एंड देन आप बोलते हैं b इज इक्वल टू a, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ? a के अंदर क्या वैल्यू है? सर 10। अब आपने एक वेरिएबल बनाया b नाम का, और अब आप क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू देखो, a दरअसल में a क्या है 10, तो हम क्या करें 10 वैल्यू असाइन कर दो इसको, तो बेसिकली ये 10 कहां कॉपी हो जाएगा? ये 10 यहां पर कॉपी हो जाएगा। दैट मींस RHS में कांस्टेंट भी हो सकता है, RHS में एक्सप्रेशन भी हो सकता है, RHS में वेरिएबल भी हो सकता है। अब कहानी आती है लेफ्ट हैंड साइड की। मुझे एक बात बताओ, क्या इज इट रियली वैलिड टू राइट 10 इज इक्वल टू a? सर क्या बोल रहे हो सर? Is it valid to write 10 is equal to 20? कैसी बातें कर रहे हो सर? 20 को 10 के अंदर डाल दो, क्या 10 कोई मेमोरी लोकेशन है? क्या 10 कोई जगह है? नहीं सर।
So, is it valid? No, sir. These two are invalid. These two are इनवैलिड। तो बेसिकली असाइनमेंट का मतलब क्या है, हम एक वैल्यू कहीं पर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो स्टोर कहां पर करवाएंगे आप, वेरिएबल के अंदर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एलएचएस हमेशा क्या होना चाहिए, एलएचएस सर वेरिएबल ही होना चाहिए। क्या एलएचएस कांस्टेंट हो सकता है, क्या एलएचएस कोई कांस्टेंट या लिटरल हो सकता है? कांस्टेंट से मेरा मतलब यहां पर लिटरल है, लिटरल से मेरा मतलब 10 20 लाइक दैट। इज इट? नो सर। क्या एलएचएस कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, क्या एलएचएस कोई एक्सप्रेशन हो सकता है? दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 10? नो सर। तो एलएचएस क्या होगा, वेरिएबल होगा। इन जनरल अगर मैं आपको करेक्ट सिंटेक्स पढ़ाना चाहूं असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट का करेक्ट सिंटेक्स होता है एल वैल्यू, और आरएचएस को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आर वैल्यू। तो एल वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल, आर वैल्यू कैन बी अ लिटरल, इट कैन बी एन एक्सप्रेशन, इट कैन बी अ वेरिएबल। आर वैल्यू में सब कुछ अलाउड है, मतलब जो चीजें मैंने डिस्कस की, बट एल वैल्यू में एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। एल वैल्यू एक्चुअली क्या कहती है कि भैया एल वैल्यू किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल सी बात कहता है कि भैया स्टोर करो वैल्यू को। उम्मीद करता हूं ये सबको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो आराम से समझते हैं। हमने कहा हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब क्या है, सिंटेक्स सीख रहे हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इन जनरल कैसा होना चाहिए सर? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए एक होनी चाहिए एल वैल्यू और एक होनी चाहिए आर वैल्यू। ठीक है, तो अगर कहीं पर आप ये लिखते हैं अपने प्रोग्राम में ए इज इक्वल टू, थिंक लाइक कंपाइलर, कंपाइलर क्या सोचेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, लेकिन क्या आर वैल्यू अवेलेबल है? नहीं सर। तो कंपाइलर क्या करेगा, चीखेगा, कंपाइलर उड़ के लात मारेगा। उड़ के लात समझ रहे ना, एरर। बिकॉज कंपाइलर कहेगा, कंपाइलर कैसे सोचेगा, कंपाइलर कहेगा कि इससे पहले कुछ मिसिंग है, इससे पहले कुछ मिसिंग है। मिसिंग किससे पहले, किससे पहले, बिफोर सेमी कॉलन, बिफोर। एम आई राइट, एम आई राइट? ठीक है, ठीक है सर, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया हो। सर मान लीजिए आप कहते हैं इंट ए, अब सर अगेन देयर इज एन एरर, व्हाई? अब यहां पर आपने एल वैल्यू मिसिंग कर दी, तो कंपाइलर, थिंक लाइक कंपाइलर, कंपाइलर क्या कहेगा, कंपाइलर कहेगा इक्वल टू से पहले कुछ मिसिंग है, कंपाइलर कहेगा इक्वल टू से पहले कुछ मिसिंग है। क्योंकि कंपाइलर को पता है ना कि भैया, कंपाइलर को क्या पता है, कंपाइलर को पता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होना चाहिए और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी कुछ होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सबको इतनी कहानी क्लियर होगी। ठीक है सर। सर अब मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम में ये लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10। अब फिर से एरर आएगा। अब की बार एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने सेमी कोलन नहीं लगाया। सी का प्रोग्राम स्टेटमेंट से मिलके बना होता है, और स्टेटमेंट को हम एंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेटमेंट का एंड सेमी कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी क्या है, समथिंग इज मिसिंग। इज दैट ओके? तो कंपाइलर इन तीनों ही केसेस में क्या देगा, आपको एरर देगा। कंपाइलर इन तीनों ही केसेस में आपको क्या देगा, एरर देगा ही देगा। ठीक है सर। सो दैट इज अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, तो असाइनमेंट कैसे काम कर रहा है, राइट हैंड साइड की वैल्यू हम किस में असाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की वैल्यू हम किस में असाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो उम्मीद करता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर अभी तक के लिए जितना हमने पढ़ा उतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
सर अब मैथमेटिक्स में भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रखे हैं, कौन कौन से होते हैं? सर प्लस हम पढ़ के आए हैं, माइनस हम पढ़ के आए हैं, मल्टीप्लाई हम जानते हैं, डिवाइड हम जानते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, सारे ऑपरेटर्स आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस यूनरी भी हो सकता है और बाइनरी भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑपरेटर यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज मैथमेटिक्स में हम ये भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, ये जो साइन लगा है वो किसके साथ लगा है? इसके साथ लगा है। तो ये वाला जो प्लस है, यहां पर जो हम प्लस यूज कर रहे हैं वो कितने ऑपरेंड पर काम कर रहा है? सिंगल ऑपरेंड पर काम कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक अ यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली कैन आई राइट -7? ऑफ कोर्स। तो यहां पर ये जो माइनस का साइन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है? सर अगेन इट इज वर्किंग एज अ यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली प्लस यहां पर कैसे काम कर रहा है? सर बाइनरी ऑपरेटर। सिमिलरली माइनस यहां पर कैसे काम कर रहा है? बाइनरी ऑपरेटर। तो ये जो प्लस और माइनस है, ये यूनरी प्लस भी हो सकता है, बाइनरी प्लस भी हो सकता है, यूनरी माइनस भी हो सकता है, बाइनरी माइनस भी हो सकता है। इज दैट ओके? कंफर्म। तो लेट मी टॉक अबाउट बाइनरी प्लस माइनस। लेट मी टॉक अबाउट बाइनरी, लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी सिंपल सा काम है, प्लस माइनस, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है सर। तो हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर बाइनरी। ओके, तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड अ न्यू ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑपरेटर। सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में बिहेव करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी बिहेव करते हैं। ओके, बट कमिंग टू एन एक्सप्रेशन, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये मेरा एक्सप्रेशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? मैं तो कहता हूं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 20 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 20 है। कैसे? मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले 2 + 3 किया, 5 × 4, तो इसकी आंसर क्या आया? 20। अब आप कहेंगे नहीं सर, हम तो ये कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई किया और फिर उनको ऐड किया तो इसकी वैल्यू आई 14। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है ना, आराम से रहना है, मिलजुल के रहना है। तो सर कौन सी सही है, कौन सी गलत है? पिक्चर में आता है प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस। सर इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर थे, इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स थे। तो अगर हमें किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए किस ऑपरेशन को या किस ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करवाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रायोरिटी। या मैं ये ऐसे कहूं आपसे कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है या किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो आराम से सर हमें समझना पड़ेगा कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है या प्रायोरिटी ज्यादा है। कमिंग टू सी प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलस ऑपरेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। ठीक है सर, व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले कौन परफॉर्म होगा? सर पहले ये परफॉर्म होगा, उसके बाद प्लस परफॉर्म होगा। तो अगर 3 × 4 पहले होगा, दैट मींस करेक्ट आंसर किससे आएगा? इससे। ये करेक्ट है, ये गलत है। सो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। अब अगर आपको प्रेसिडेंस पता है, चलो सर हमारी इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया 40 डिवाइड 20 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, सर कौन सा वाला पहले होगा? हमें समझना पड़ेगा। सर यहां तो चलो मैं 3 को भी हटा देता हूं, अब कौन सा वाला पहले होगा? सर किसी को भी पहले कर लो, आंसर तो वही आना है 4। ऐसा है क्या?
चलो देख लेते हैं, हो सकता है आना हो। सर अगर आप इसको पहले करोगे तो इसका आंसर आएगा 2, और 2 डिवाइड 2 करोगे इसका आंसर आएगा 1। ठीक है। और सर अगर आप इसको पहले करते तो ये 10 आता, आराम से देखिएगा भाई 40, और अगर आप इसको पहले करते तो इसका आंसर 10 आता, और यहां क्या आंसर आता, 4 आता। दैट मीन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन सर अभी जो आपने लिखा दैट इज 40 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2, अभी जो आपने लिखा, अब देखिए इसको अगर आप पहले अगर इसको करवाएंगे तो ये क्या आएगा, 2 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 2, तो इसका आंसर आएगा 1। लेकिन अगर आप इसको पहले करवाओगे तो ये आएगा 40 डिवाइड बाई 10, और इसका आंसर आएगा 4। सर अब यहां तो डिफरेंट तरह के ऑपरेटर नहीं है, यहां तो एक ही टाइप का ऑपरेटर है। आपने कहा प्रायोरिटी तो डिफरेंट ऑपरेटर्स में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर एक ही तरह का ऑपरेटर है तब पिक्चर में कौन आएगा? सर तब पिक्चर में आएगा एसोसिएटिविटी। तब पिक्चर में कौन आएगा? एसोसिएटिविटी। समझिएगा इस कहानी को। सर अगर मैं आपसे बोलूं 2 + 3 + 4, और मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या आएगा? सर चाहे 2 + 3 को पहले करा लो, चाहे 3 + 4 को पहले करा लो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो 9 ही आएगा। लेकिन सिर्फ प्लस में ऐसा हो रहा है, क्या माइनस और डिवाइड में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको पहले कराओगे आंसर कुछ और आएगा, और अगर आप इसको पहले कराओगे आंसर कुछ और आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर एक ही ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर की कहानी नहीं है, एक ही ऑपरेटर है लेकिन कई बार आया है, तब पिक्चर में कौन आता है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। सर इसका मीनिंग क्या है? कि आराम से समझिएगा कि सर आपने कहा सेम टाइप के ऑपरेटर हैं, तो अब हमें यह पता होना चाहिए ना कि इनमें से पहले कौन सा होगा। तो इफ मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑफ सेम टाइप इज देयर, मल्टीपल ऑपरेटर सेम तरीके के अगर हैं, और हमें यह पता करना है कौन सा पहले इवेल्युएट होगा, तो पिक्चर में कौन आता है? एसोसिएटिविटी आता है। तो एसोसिएटिविटी कैसी होती है? सर एसोसिएटिविटी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनकी होती है लेफ्ट टू राइट। उनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। अब इसका मीनिंग क्या है लेफ्ट टू राइट? मान लीजिए आपने लिखा इंट ए एंड देन यू राइट a इज इक्वल टू 10 - 2 - 3। तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट का मीनिंग है, देखो दोनों ही माइनस हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा? 10 - 2, यानी कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सर इसका रिजल्ट आएगा 8। अब फाइनली आप बाद में किसको करेंगे? अब आप करेंगे 8 - 3, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। तो 5 में कौन सी वैल्यू जाएगी? सर 5 किस में जाएगी? ए में कौन सी वैल्यू जाएगी? 5। देखिए मैथमेटिक्स में भी आप क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में भी अगर आपको पता हो, अगर मैं आपसे बोलता 2 + 3 × 5, तो पहले आप इसे सॉल्व करते और उसके बाद इसकी वैल्यू किसके अंदर डालते? इसके अंदर। अब थोड़ी देर पहले ही हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है। डन सर, ठीक है सर। सर फिर से सुनिएगा। एसोसिएटिविटी की कहानी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। एक बार दोबारा से अपन लोग कुछ डिस्कस करते हैं। सर एसोसिएटिविटी का मीनिंग हमारी समझ में थोड़ा सा आ गया कि अगर सेम टाइप के ऑपरेटर हैं, लेफ्ट टू राइट जो पहले आ रहा है, या एसोसिएटिविटी के हिसाब से जो पहले आ रहा है। ठीक है सर, ये हमारी चीज क्लियर है। सर एक बात बताओ, आपने कहा कि प्रेसिडेंस पिक्चर में आता है। यहां पर दो तरह के ऑपरेटर हैं, पहला ऑपरेटर है इक्वल टू और दूसरा ऑपरेटर है माइनस। तो आप सबसे पहले बताइए सर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? प्रायोरिटी इन दोनों में से किसकी ज्यादा है? सर इक्वल टू की प्रायोरिटी कम होती है माइनस या सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। यानी कि अब तक जितने ऑपरेटर हमने देखे उनकी प्रायोरिटी की अगर बात करूं तो पहले नंबर पर है मॉड्यूलस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दूसरे नंबर पर है प्लस और माइनस, और तीसरे नंबर पर है इक्वल टू। ठीक है सर, डन है। अब चीजों को आराम आराम से समझते हैं। सर पहले तो एक प्रायोरिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेसिडेंस के हिसाब का। तो अगर आपने लिखा इंट ए
और आपने दिया a इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 330 डिवाइड 2 -1, और अब आप कहें कि भैया प्रिंट कर दो a की वैल्यू को, दैट मीन्स यू आर सेइंग प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए। तो सबसे पहले है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को गौर से देखूं तो इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इक्वल टू भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, इसमें डिवाइड भी है, इसमें प्लस भी है और इसमें माइनस भी है। हमने सारे ऑपरेटर इसमें यूज कर लिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनमें प्रेसिडेंस किसका सबसे ज्यादा है। अब देखिए इन सारे ऑपरेटर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम प्रेसिडेंस है, यानी कि हमें इतनी कहानी समझ में आई, या तो ये पहले होगा या ये पहले होगा। अब भाई लड़ाई होगी ना, तो जब भी क्लैश होगा, जब भी प्रेसिडेंस का क्लैश होगा, आपने कहा दो हैं, या तो ये पहले या ये पहले, क्योंकि प्रायोरिटी सबकी दोनों की एक है, वीआईपी हैं दोनों, ठीक है सर, प्रायोरिटी दोनों की सेम है, कौन परफॉर्म होगा सर, जब भी क्लैश होगा, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा, एसोसिएटिविटी झगड़ा निपटाएगी, ठीक है। तो अब एसोसिएटिविटी ये कहेगी, देखिए एसोसिएटिविटी ये कहेगी लेफ्ट टू राइट कौन पहले आ रहा है, लेफ्ट टू राइट पहले आ रहा है 4 इंटू 5, बिकॉज ऑफ एसोसिएटिविटी सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा 20। मैं पूरा एक्सप्रेशन दोबारा लिख दे रहा हूं, 30 डिवाइड 2 -1। एक्चुअली में इंटरनली कुछ ऐसा हो गया होगा, इंटरनली कंपाइलर के लिए कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है सर। अब सर रिमेनिंग जो ऑपरेटर्स हैं, देखिए क्या हो चुका, मल्टीप्लाई तो हो चुका, अब रिमेनिंग ऑपरेटर्स में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डिवाइड की। तो अब कोई लड़ाई झगड़ा है क्या, नहीं सर। तो अब कौन परफॉर्म होगा सर, अब परफॉर्म होगा 30 डिवाइड 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 15। तो आपने कहा 20 प्लस 15 -1, ठीक है सर, इंटरनली कुछ ऐसा होगा। अब देखिए डिवाइड भी हो चुका, अब इक्वल टू प्लस माइनस प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, प्लस और माइनस की। तो यानी कि अब हमें फिर से प्लस और माइनस का झगड़ा निपटाना होगा। तो प्लस या माइनस, आप लोग बताइए, प्लस पहले होगा या माइनस पहले होगा सर, एसोसिएटिविटी पिक्चर में आएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट प्लस वाला पहले हो रहा है, तो अब जो नेक्स्ट होगा वो ये परफॉर्म होगा बिकॉज ऑफ एसोसिएटिविटी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 35। तो अब कंपाइलर के लिए इतनी कहानी बची है। अब सर अब हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं, सिर्फ माइनस और इक्वल टू। अब बताइए इक्वल टू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या माइनस की, सर माइनस की प्रायोरिटी ज्यादा है, इक्वल टू की उसके नीचे है, तो अब कौन होगा, माइनस वाला परफॉर्म होगा। दैट मींस नेक्स्ट 35 -1 का आउटपुट क्या आएगा 34। अब लास्ट में कौन आया, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो अब फाइनली 34 किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर क्या जाएगा 34 जाएगा। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, सर आउटपुट इसका आएगा 34, आउटपुट इसका क्या आएगा 34 आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कैसे काम कर रहे हैं, चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमिंग टू ऑपरेटर्स। तो अभी तक मल्टीप्लाई बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है, डिवाइड बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है, प्लस माइनस इक्वल सर मैथमेटिक्स जैसा है, लेकिन बॉडमास रूल यहां नहीं चलता। यहां कौन चलता है, बदमाश रूल चलता है। यहां बॉडमास रूल मत अप्लाई कीजिएगा, वो मैथमेटिक्स में चलता है। यहां प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहां प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चीजें अलग हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी बिल्कुल अलग है, कहां मैथमेटिक्स से आपके, ठीक है सर हमारी समझ में ये तो आ गए। क्या इक्वल टू ऑपरेटर पर हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर इक्वल टू ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, इक्वल टू ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है, देखिए इनकी एसोसिएटिविटी कहां से कहां तक है, लेफ्ट टू राइट है। इनकी एसोसिएटिविटी कहां है, लेफ्ट टू राइट। इसकी एसोसिएटिविटी कैसी है सर, राइट टू लेफ्ट है।
सर व्हाट इज द मीनिंग, समझते हैं। सर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मतलब हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेफ्ट टू राइट वाले का मीनिंग है, अगर मैंने ये लिखा एक्सप्रेशन और आपसे पूछूं इनमें से कौन पहले होगा, आपसे पूछूं इनमें से पहले कौन होगा, तो लेफ्ट टू राइट पहले ये आ रहा है, पहले ये परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन परफॉर्म होगा, ये वाला परफॉर्म होगा, और लास्ट में ये वाला परफॉर्म होगा, बिकॉज ऑफ एसोसिएटिविटी। सिमिलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, अगर आप ये लिखते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20, सर यहां पर भी प्लस की तरह 3 बार मैंने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, इज दैट ओके, हाँ या ना? आई होप इट मस्ट बी ओके। ऑफ कोर्स सर, डन है। तो सर ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा? अब ये कैसे काम करेगा का रिजल्ट जानने के लिए आपको पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 + 20 का कुछ रिजल्ट होगा क्या? 10 - 20 का रिजल्ट होगा 1 × 2, 2 / 1, 4 × 4, क्या इन सबके कुछ रिजल्ट होंगे? सर 30 - 10, 2, 2, 16 रिजल्ट या वैल्यू? सर हर ऑपरेटर का, हर ऑपरेशन का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, हर ऑपरेशन के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, हर ऑपरेशन के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल यही चीज मैं आपसे प्रिंटएफ में भी पूछ सकता था। अगर मैं आपसे पूछता कि भैया प्रिंटएफ %d 2 + 4, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, 2 + 4 6 होता है, इसका आउटपुट 6 आ जाएगा, क्योंकि पहले 2 + 4 परफॉर्म होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और वही 6 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता कि सर प्रिंटएफ %d 2 × 4 क्या होता है? सर देखो 2 × 4 एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का रिजल्ट होता है, और रिजल्ट यानी कि वैल्यू अगर फाइनली 2 × 4 क्या आएगा? 8 आएगा, और फाइनली वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। डन है सर। इसी तरीके से सर असाइनमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है? देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो तो हमें पता है। मान लीजिए a = 10 था, और थोड़ी देर बाद आप करते हैं a = 20, तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कहानी क्या थी? a के अंदर 10 वैल्यू थी। जब आप यहां पर आए तो एक्चुअली में हुआ क्या? सर आपने ये 20 वैल्यू अपडेट कर दी। सर इतना तो हमें पता है, लेकिन क्योंकि असाइनमेंट भी एक ऑपरेटर है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, ये मुझे बताओ। जैसे प्लस का रिजल्ट क्या होता है? दोनों नंबरों का एडिशन। माइनस का रिजल्ट क्या होता है? भैया आपने कहा 10 - 20 का रिजल्ट क्या होता है? माइनस का 10। आपने कहा 1 × 10 का रिजल्ट क्या होता है? 2। तो क्योंकि असाइनमेंट भी एक ऑपरेटर है, तो प्रोग्रामिंग में उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट होता होगा। तो सर उसका रिजल्ट क्या है? अब कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी आने वाली है सर। सिमिलर टू दीज प्रिंटएफ, अगर आप मेरे से बोलेंगे कि भैया a = 20, अरे सर अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई सर। देखिए फोकस कीजिएगा। जब आपने कहा a = 20 या a = 200, तो a = 200, देखो आराम से समझना। आपने %d का मतलब क्या है? %d का मतलब है कि अगर ये स्क्रीन है, कर्सर यहां पर है, तो हमने कहा है कि भैया एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, ठीक है। और वो वैल्यू कहां से आएगी? यहां से। लेकिन यहां तो असाइनमेंट हो रहा है, तो असाइनमेंट क्या करेगा? सर इस 20 को 200 कर देगा। लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। तो सर असाइनमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है? सुन लीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट वही वैल्यू होती है जो हम असाइन करते हैं। तो आपने इस ए को कौन सी वैल्यू असाइन की है? 200। तो असाइनमेंट हो जाने के बाद यहां कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 200। और ये प्रिंटएफ क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंटएफ प्रिंट करेगा
200। उम्मीद करता हूं सबको ये कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा कि सर हर ऑपरेटर का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। क्योंकि असाइनमेंट भी एक ऑपरेटर है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का भी एक वैल्यू होती होगी, एक रिजल्ट होता होगा। सर वो वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू आप किसी असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन कर रहे हैं वही उसका रिजल्ट होता है। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने पिछले वाले क्वेश्चन पर। सर जब आपने लिखा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इक्वल टू की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। अब अगर आपसे कोई बोलेगा ये परफॉर्म होगा, ये परफॉर्म होगा या ये परफॉर्म होगा, तो हमने कहा राइट टू लेफ्ट देखो। हमने क्या कहा? राइट टू लेफ्ट देखो, जो पहले आ रहा है वो पहले परफॉर्म होगा। यानी कि राइट टू लेफ्ट पहले कौन आ रहा है? c इज इक्वल टू 20। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर यहां पर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, a, b और c। ठीक है सर। सर सबसे पहले 20 वैल्यू किसके अंदर जाएगी? सी के अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखना। 2 + 3 + 4 सबसे पहले ये हुआ, ये हो गया, उसके बाद इसकी जगह क्या लिख दूंगा? इसका रिजल्ट। तो जैसे ही ये c इज इक्वल टू 20 हो गया तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? सर इसका रिजल्ट आ गया 20, क्योंकि आपने 20 वैल्यू असाइन की थी। तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट रह गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से पहले कौन होगा, तो फिर से आप कहेंगे कि सर असाइनमेंट की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो भैया राइट टू लेफ्ट इन दोनों में से पहले कौन आ रहा है? सर ये वाला। तो अब हम क्या कह रहे हैं? 20 वैल्यू असाइन कर दो बी लोकेशन को, 20 वैल्यू असाइन कर दो इसको। असाइन हो गया, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट होगा वो इसकी जगह उसकी वैल्यू छप जाएगी। दैट इज ये हो जाने के बाद यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 20। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? a इज इक्वल टू 20। सो बेसिकली हुआ क्या? सर तीनों में 20 वैल्यू गई, लेकिन पहले c में गई, फिर b में गई, फिर a में गई। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं ओके होगी। और इसी बेसिस पर हम अगला क्वेश्चन और करते हैं, इसी बेसिस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग मुझे सोच के बताइएगा is it valid or not? Let us suppose I took, sir, और अभी शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो ये सब, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी बना देता हूं चीज़ों को। लेट अस सपोज मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। देखिए आप इसको 3 लाइन में भी लिख सकते थे, आप इसी चीज को 3 लाइन में लिख सकते थे। आप लिख सकते थे int a इज इक्वल टू 10, देन आप फिर से लिखते int b इज इक्वल टू 20, देन आप फिर से लिखते int c इज इक्वल टू 30। तो बोथ आर ओके, ये भी यही है, ये भी यही है। ठीक है सर, ओके। अब इससे क्या हुआ? सर इससे ये हुआ कि हमारे पास 3 कंटेनर आए, ए बी एंड सी। यार मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पुअर है, मतलब शायद ही इस दुनिया में मेरे से पुअर ड्राइंग वाला कोई इंसान होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है सर, डन डन सर। मान लीजिए आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। देखते हैं क्या होता है। सर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट अब कौन सा पहले होगा? सर तीनों से एक जैसे हैं, कौन सा पहले होगा? लड़ाई हो गई, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये कहेगी राइट टू लेफ्ट जो भी पहले आ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट तो पहले ये आ रहा है b इज इक्वल टू सी। तो b इज इक्वल टू सी लिखने का मतलब क्या है? 30 वैल्यू असाइन कर दो किसको? b को। ठीक है, हम कर देते हैं। तो हमने इस 20 को कर दिया 30। ठीक है, लेकिन जब असाइनमेंट हो गया उसके बाद इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या होता है असाइनमेंट का? जो वैल्यू आपने डाली है, तो आपने लिख दिया 30। अब जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, अब आप फिर से बोलोगे कौन सा पहले होगा? राइट टू लेफ्ट जो पहले आ रहा है। तो यार राइट टू लेफ्ट तो ये पहले आ रहा है। अब कंपाइलर यहां आके चीखेगा, और चीखेगा तो क्या करेगा?
उड़ के लात मारेगा, किसकी तरह? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। किसकी तरह लात मारेगा? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। टाइगर श्रॉफ भैया की तरह उड़ के लात मारेगा। क्या करता है भाई? कैन वी असाइन 30 to a 10? नो सर। सो व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं? सर अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं, यू विल रिसीव अ एरर मैसेज। यू विल रिसीव अ एरर मैसेज। उम्मीद करता हूं असाइनमेंट स्टेटमेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। सर अब यहां पर एक नया ऑपरेटर आपने देखा, और वो ऑपरेटर क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। यहां जो नया ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर। सर अब इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली रिमाइंडर ऑपरेटर भी आप इसको समझ सकते हैं। तो क्योंकि ये सारे बाइनरी हैं, जितने भी 5 हमने बाइनरी देखो, प्लस माइनस तो यूनरी भी होते हैं, बाइनरी भी होते हैं। तो जितने भी ऑपरेटर अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 6 ऑपरेटर्स की। बाइनरी प्लस, बाइनरी माइनस, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मॉड एंड असाइनमेंट। ये सारे कैसे हैं? बाइनरी। दैट मींस इनको 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, इनको 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसा है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये कहता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये कहता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कहता है? व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन A is divided by B, when A is divided by B। मॉड्यूलस ऑपरेटर सिंपल सा ये कहता है, अगर पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू 14 mod 5, तो एक्चुअली में हम कह रहे हैं कि भैया 14 को 5 से अगर डिवाइड करोगे, 14 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अब यार मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन क्या आएगा? 2 टाइम्स, ये आएगा 10, और हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा? 4। दैट मीन्स व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? सर इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट या इसके साथ इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है सर। इफ आई आस्क यू 12 mod 2, तो एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं कि 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 12 इवन नंबर है और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी बचेगा ही नहीं। आप अगर चाहें तो मैं यहां सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूं। हमने कहा 12 को डिवाइड करो 2 से तो 6 टाइम जाएगा, इट इज 12 एंड द रिमाइंडर इज 0। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? सर रिमाइंडर वुड बी 0। डन है सर, ठीक है सर। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 2 mod 5। अब ये थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि कंफ्यूजन होना चाहिए, कहीं से लेके कहीं तक भी कंफ्यूजन जैसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से कह रहे हो 2 को डिवाइड करो 5 से, एक बात मुझे बताओ, 5 अगर मैं 5 1 टाइम भी मैं आपसे बोलूं 5 1 टाइम करके देखते हैं तो भी बड़ी वैल्यू जाएगी, यानी कि 5 को हम 1 टाइम 2 टाइम नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू आर सेइंग 0 टाइम्स ऑफ 5 इज 0, सो वट एवर बी द रिमाइंडर वुड बी 2। इज दैट ओके सर? अगर छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे जाएगा ही नहीं, 0 टाइम्स जाएगा, सो द आंसर वुड बी सेम। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 mod 7 का आंसर क्या होगा? 3 होगा, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। अगर आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे, सर 7 1 टाइम भी अगर आप करोगे तो वो 3 से बड़ी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स सर आप 0 टाइम्स करेंगे तो 0 आएगा एंड रिमाइंडर वुड बी सेम एज द नंबर इटसेल्फ। तो ये था सर हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं जानना। सर व्हाट आर दोज? फर्स्ट देखो यार, एक बात मुझे बताओ, मॉड से एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? सर आप रिमाइंडर निकाल रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब यार हम तो मैथमेटिक्स जानते हैं, हम कहेंगे 2.5 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। 5 को 2 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो आपने कहा किसी बच्चे ने मेरे से कि सर 2.5 टाइम जाएगा, 2.5 रिमाइंडर हो गया 0। तो इस तरीके से तो कभी रिमाइंडर आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप आंसर फ्लोट में देने लग गए तो आंसर तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि समहाउ कुछ हद तक अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्टली आप डिवाइड तो कर ही देंगे। दैट मीन्स सर फ्लोटिंग पॉइंट को आपको दिमाग में नहीं रखना,
इज दैट ओके? तो मॉड्यूलस ऑपरेटर किसके लिए है? इंटीजर वैल्यूज के लिए है. दैट मीन्स इफ आई आस्क समथिंग लाइक दिस 12.2 मॉड 2, सर कंपाइलर उड़ के लात मारेगा. कंपाइलर उड़ के लात मारेगा किसकी तरह? टाइगर श्रॉफ की भैया की तरह. अब इस उड़ के लात मारेगा मतलब क्या है? एरर. और किस टाइप का एरर आएगा? कंपाइलर बोलेगा कि दोनों इंटीजर टाइप के नहीं हैं. ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन, बोथ ऑपरेंड्स ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर्स मस्ट बी, देखो मस्ट लिख रहा हूं मैं, मस्ट बी इंट टाइप. दोनों किस तरीके के होने चाहिए? इंटीजर टाइप के होने चाहिए. अदरवाइज यू विल रिसीव एरर. अदरवाइज कंपाइलर उड़ के लात मारेगा. अदरवाइज एरर. ठीक है, दोनों ऑपरेंड मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए. अदरवाइज एरर वुड बी देयर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सर सेकंड पॉइंट आप क्या बताना चाहोगे? देखो यार, मॉड्यूलस ऑपरेटर ना नेगेटिव नंबर्स पर भी काम करता है. अच्छा सर, अगर आप मेरे से बोलो -15 मॉड 7, अगर आप मेरे से बोलोगे 15 मॉड -7, या आप मेरे से बोलो -15 मॉड -7, सर तीनों वैलिड है क्योंकि दोनों इंटीजर. अब पहले वाले को आपको समझाता हूं. ठीक है सर, जब आप -15 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर का रिजल्ट कुछ भी हो, उसका साइन हमेशा पहले ऑपरेंड जैसा होता है. सर यहां पर क्या साइन है? नेगेटिव. तो कन्फर्म इसका जो भी आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा. यहां पर क्या साइन है? पॉजिटिव. तो कन्फर्म इसका जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा. यहां पर क्या साइन है? नेगेटिव. तो कन्फर्म इसका जो भी साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. पहली बात. ठीक है सर, ऐसा क्यों, क्या, वो अभी देखते हैं थोड़ी देर में. तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आएगा. ठीक है सर. सर आराम से देखिएगा. -15 डिवीजन आप अच्छे से जानते हो. आप कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो फिर उसे सब्ट्रैक्ट करते हो. ठीक है सर. सर अगर मैं ठीक हूं, अगर मैं 7 को -2 टाइम्स करूंगा तो यहां माइनस का 14 आएगा. ठीक है सर. और फिर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस का 15 और प्लस का 14 ये आ जाएगा -1. तो यहां आंसर क्या आया? सर यहां आंसर आया -1. जब आप इस वाले को परफॉर्म करोगे तो आप कहोगे 15 को -7 से डिवाइड करते हैं, हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू. तो मैंने कहा -2, यहां हो गया 14, यहां क्या बचा? 1. तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया +1. सिमिलरली जब आप इसको करोगे -15 -7, तब आप क्या करोगे? सर 2 टाइम्स -14, यहां क्या बचेगा? -1, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे. तो रिमाइंडर क्या बचा? -1. आराम से देखिएगा सर, इंपॉर्टेंट कहानी है. साइन ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉड ऑपरेटर इज सेम एज ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड. पॉइंट नंबर 2, मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं साइन जो होगा, रिजल्ट का जो भी साइन होगा वो कैसा होगा? पहले ऑपरेंड जैसा होगा. सो पॉइंट नंबर टू मॉड्यूलस ऑपरेटर का पॉइंट नंबर 2, साइन ऑफ result of modulus operator will be same as of
फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं नेगेटिव मॉड पॉजिटिव, सर इतना कंफर्म है कि नेगेटिव आएगा। अगर मैं कहता हूं नेगेटिव मॉड नेगेटिव, कंफर्म है ये नेगेटिव आएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं पॉजिटिव मॉड पॉजिटिव, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, साइन की बात कर रहा हूं, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव मॉड नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। मॉड्यूलस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के होने चाहिए, अदरवाइज यू विल रिसीव एन एरर। और मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होगा, उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा? उसका साइन हमेशा पहले ऑपरेंड जैसा ही होगा। ठीक है सर, डन है, ओके। अब समझते हैं आगे की कहानी। सर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जब आप बात करते हैं तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है सर, रिजल्ट और बिहेवियर, ऑपरेटर का बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑपरेंड्स पर, डिपेंड करता है ऑपरेंड्स पर। सर इसका मीनिंग क्या है? समझ नहीं आया। अरे तो मैं समझा रहा हूं ना भाई। सर अगर मैं आपसे बोलूं 5 डिवाइड 2, तो लॉजिकली मैथमेटिक्स में इसका आंसर 2.5 आना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में 2.5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रोग्रामिंग क्या कहती है? देखो यहां ऑपरेटर कौन है? डिवाइड, लेकिन इसका रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा? ऑपरेंड्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ऑपरेंड, बोथ ऑपरेंड्स आर इंट। दोनों कैसे हैं? इंटीजर टाइप के हैं, तो रिजल्ट भी कैसा होगा? इंटीजर टाइप का ही होगा। दैट मीन्स सर 5/2 का रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। इंटीजर और इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप इसमें से किसी एक वैल्यू को फ्लोट बना दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट फ्लोट आने लग गया। सिमिलरली अगर आप कहें नहीं यार इसको इंट रहने देते हैं, इसको फ्लोट रहने देते हैं, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? तब भी रिजल्ट फ्लोट आएगा। आप अगर मेरे से कहें कि नहीं सर 5.0 और 2.0, अब रिजल्ट क्या आएगा? अरे जब दोनों वैल्यू फ्लोट हैं तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा? फ्लोट आएगा। So what I am trying to say is, sir, int, if both are int, the result would be integer type. If any one is float, then the result would be float. अब वो पहला फ्लोट हो तब भी यही होगा। मैं बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सर इसका रिजल्ट भी क्या होगा? फ्लोट होगा। और अगर आप मेरे से बोलेंगे कि भैया फ्लोट कॉमा फ्लोट क्या होगा, तो सर वो भी फ्लोट होगा। तो ऑपरेटर का रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है? ऑपरेंड्स के टाइप पर डिपेंड करता है। रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेटर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। इफ बोथ टाइप्स आर इंटीजर, देन द रिजल्ट वुड बी इंटीजर। इफ बोथ टाइप्स आर फ्लोट, द रिजल्ट वुड बी फ्लोट। इफ एनी वन ऑफ देम इज फ्लोट, द रिजल्ट वुड बी फ्लोट। Now let's try to focus over here. Sir, हम कहते हैं 12.4 डिवाइड 2 मॉड, सॉरी, हमने कहा, अरे व्हाट, चलिए हमने कहा 12.6 डिवाइड 3 मॉड 4 प्लस 2। इसका रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं, तो अब पिक्चर में कौन आएगी? प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी। तो आपने कहा कि भैया यहां पर मॉड्यूलस भी है, यहां पर डिवाइड भी है, यहां प्लस भी है और यहां इक्वल टू भी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सर इन दोनों की। अब पहले कौन होगा? जो लेफ्ट टू राइट पहले आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट पहले ये आ रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब इसका रिजल्ट आप लोग मुझे सोच समझ के बताइए। सर फ्लोट और इंटीजर,
फ्लोट और इंटीजर, रिजल्ट फ्लोट में आएगा। कंप्यूटर के लिए जो रिजल्ट होगा, टेम्परेरी जो रिजल्ट होगा वो फ्लोट में आएगा। ठीक है सर, तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 4.2। कई लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल चुके होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी भूल कर दी। अब सर ये हो चुका, अब इसके बाद डिवाइड है, सॉरी मॉड्यूलस है, प्लस है, इक्वल टू है। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर की नेक्स्ट प्रायोरिटी है, तो पहले कौन सॉल्व होगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा सर? 4.2 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? अरे रिजल्ट आएगा एरर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था बोथ ऑपरेंड्स ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर, बोथ ऑपरेंड फॉर मॉड्यूलस ऑपरेटर मस्ट बी फ्लोट। नो सर, इंटीजर। तो हो सकता है आपको देखने से पता ना चले, क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि डिवाइड के ऑपरेटर हैं यार, डिवाइड के जो ऑपरेंड हैं वो फ्लोट और इंटीजर हैं, ये मॉड के तो दोनों इंटीजर हैं। बट क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि भैया किसी भी ऑपरेटर का रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं अभी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? कि उसके ऑपरेंड किस टाइप के हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो डिवाइड था उसका एक ऑपरेंड फ्लोट था, दूसरा ऑपरेंड इंटीजर था, तो इसका रिजल्ट क्या आया? फ्लोट। तो जब रिजल्ट फ्लोट आ गया तो इस मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड क्या बन गया? फ्लोट टाइप का बन गया। इसीलिए हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया एरर। तो उम्मीद करता हूं ये 3-4 पॉइंट आपको अब तक क्लियर हो चुके होंगे। हमने 6 ऑपरेटर्स पढ़े हैं। सर मॉड ऑपरेटर हमारे लिए नया था, क्योंकि मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं होता है। अब बच्चे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि सर मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम कहां यूज करेंगे। देखते हैं, आराम से देखते हैं। सर मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें क्या देता है? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 और मुझे इसका लास्ट डिजिट निकालना है, तो यार एक बात बताओ, अगर कोई भी नंबर है 1 2 3 4 टाइप का, क्या मैं उसे ये लिख सकता हूं 1230 प्लस 4? हाँ सर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 123 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4? ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर को 10 से डिवाइड करो, तो 123 बार तो ये पूरी तरह चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। फिर से देखिएगा सर, 123 इंटू 10 प्लस 4, अगर आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरी तरह चला जाएगा, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। रिमाइंडर प्रोग्रामिंग में कैसे कर रहे हैं? मॉड ऑपरेटर। तो आराम से फिर से समझते हैं। सर किसी ने आपसे पूछा कि इसका लास्ट डिजिट कैसे निकालना है, तो आप उसे सिंपल सी एक बात बोलोगे कि भैया जो भी नंबर है उसे 10 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर होगा वही लास्ट डिजिट होगा। बिल्कुल ठीक है। भैया एक बात बताओ, 1 2 3 4 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यहां 123 क्वोशिएंट आ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? रिमाइंडर 4। मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर से देखते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि यार मुझे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, मुझे लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए किसी नंबर के, प्रोवाइडेड उसमें 2 डिजिट से ज्यादा नंबर है, तो अगर आप मेरे से कहो कि 1234 है और आपको 34 आंसर चाहिए, तो यार मैं ऐसे सोचूंगा इसे, आराम से देखिएगा। कैन आई राइट इट एज 1200 प्लस 34? हाँ सर। कैन आई राइट इट एज 12 इंटू 100 प्लस 34? हाँ सर। अब अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा, 10⁻², लास्ट के 2 डिजिट, अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा तो भैया 1200 और 100 तो पूरी तरह डिविजिबल है, 12 बार चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 34। रिमाइंडर मॉड ऑपरेटर। दैट मींस आप ये कह रहे हैं अगर आपको किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो आप उसे किससे डिवाइड करोगे? 10⁻² से या 100 से। बिल्कुल ठीक है सर। एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, जब आप 1234 को डिवाइड कर रहे होंगे 100 से, तो 12 बार क्या चला जाएगा? 1200 चला जाएगा। भैया मैं ऐसे ही डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर क्या बचेगा? 34। दैट इज लास्ट के 2 डिजिट। सिमिलरली अगर सेम कॉन्सेप्ट में आपसे पूछूं कि अगर लास्ट के 3 डिजिट मुझे चाहिए, अगर मुझे लास्ट के 3 डिजिट चाहिए 1 2 3 4 के, अगर मुझे 1 2 3 4 के लास्ट 3 डिजिट चाहिए, तो सोच समझ के बताइएगा 1 घंटे में जो कुछ हमने पढ़ा है
क्या करना है, व्हाट इज द, कैसे मिलेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सारे लोग कमेंट कीजिएगा 1 2 3 4 के लास्ट के 3 डिजिट आपको कैसे मिलेंगे। अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है कमेंट करके मुझे बताइएगा हाउ टू फाइंड लास्ट 3 डिजिट फॉर 1 2 3 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं आपको ऑपरेटर्स अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।